नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं मुग़ल शासक अकबर के बारे में। देखिए, मुग़ल शासक अकबर का जन्म सिंध पाकिस्तान में, ठीक है, सिंध पाकिस्तान के अमरकोट नामक स्थान पर हुआ। कहाँ? सिंध पाकिस्तान के अमरकोट नामक स्थान पर 1542 में हुआ और ये राणा वीर साल के महल में पैदा हुए थे, ठीक है। और ये 14 फरवरी 1556 कब की बात है? 14 फरवरी 1556 को कलानौर नामक स्थान पर शासक बने। कहाँ? कलानौर। देखिए, जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई थी, उस वक्त अकबर है वो पंजाब अभियान पर थे। किस अभियान पर थे? पंजाब। तो वहीं पंजाब के कलानौर में 14 फरवरी 1556 को बैरम खां ने इनका राज्याभिषेक किया, ठीक है। और यही बैरम खां इनके संरक्षक बने, ठीक है। और जब अकबर का सिंहासनारोहण हुआ तो वो पत्थरों और ईंटों के सिंहासन पर हुआ था। यानी ऐसा शासक जिसका राज्याभिषेक पत्थरों और ईंटों के सिंहासन पर हुआ तो वो कौन थे? अकबर थे। और राज्याभिषेक किनके द्वारा? बैरम खां द्वारा। और वही बैरम खां अकबर के संरक्षक बने। जब ये शासक बने थे तो अकबर की उम्र 13 वर्ष थी, ठीक है। और जब दिल्ली का तख्त इस समय खाली हो चुका था, क्योंकि अकबर है वो पंजाब अभियान पर थे और हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी, उस वक्त उस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए बिहार के मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है, देखिए बिहार के शासक थे मोहम्मद आदिल शाह और ये अफ़गान शासक थे। इन अफ़गान शासक का सेनापति था हेमू, ठीक है। उस हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यानी अकबर की अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाकर बिहार के शासक मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। अब दिल्ली को प्राप्त करने के लिए पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ और यह युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 में हुआ और हेमू और मुग़लों के बीच हुआ, ठीक है। तो हेमू और मुग़लों के बीच हुआ। एक तीर है वो हेमू के गले में लगा और इस गले में लगने से बेहोश हो गया और जीत इसके अंदर मुग़लों की हो गई। इस प्रकार पानी का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच हुआ था, जिसके अंदर हेमू पराजित हो गया और अकबर है वो मुग़ल शासक बन गया। देखिए, हेमू है उसने अपने जीवन काल के अंदर 22 युद्ध लड़े थे जिनमें विजय प्राप्त की थी और हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखिए, इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले कुल शासक 14 हुए हैं। उनमें 14वां और अंतिम शासक कौन था? हेमू था, जिसने दिल्ली पर अधिकार करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार अकबर है वो दिल्ली का शासक पानीपत के युद्ध को जीतकर बना था। इसके अलावा अकबर ने अपने जीवन काल के अंदर बहुत सी विजय की थी। अब मुग़ल शासक अकबर की विजयों के अंदर कौन कौन सी विजय देखते हैं। देखिए, अकबर की विजयों के अंदर मालवा की विजय है। पहला हम क्या लें? मालवा विजय। मालवा के शासक थे बाज बहादुर, ठीक है। मालवा के शासक बाज बहादुर एक संगीत प्रिय शासक थे। तो 1561 में अकबर के द्वारा मालवा को अधिग्रहित किया गया या जीत लिया गया। इसके अलावा चुनार का किला है वो अफ़गानों के अधीन था। अफ़गानों से 1562 में मुग़ल शासक अकबर ने चुनार का दुर्ग भी प्राप्त कर लिया, ठीक है। और इसके बाद
गोंडवाना। देखिए गोंडवाना के अंदर रानी दुर्गावती का प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और ये 1564 में अकबर के द्वारा गोंडवाना पर भी अधिकार कर लिया गया। तो रानी दुर्गावती ने कहाँ का शासन संभाल रखा था? गोंडवाना। और यहाँ प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा किसको? अकबर की सेना को। इसके बाद अगर राजस्थान के अंदर बात करें हम, राजस्थान के अंदर रणथंभौर पर जब अकबर का अभियान होता है तो रणथंभौर पर सुरजनहाड़ा का शासन था। किसका शासन था? सुरजनहाड़ा। सुरजनहाड़ा ने क्या किया कि अपने किले की चाबियां पहले ही अकबर को भिजवा दी। इस प्रकार ये स्वेच्छा से रणथंभौर है वो किसके कब्जे में आ गया? वो आ गया अकबर के कब्जे में, मुगलों के कब्जे में। इसके बाद कालिंजर अभियान। कालिंजर के शासक रामचंद्र थे और रामचंद्र से कालिंजर है वो मुगलों ने प्राप्त कर लिया। नागौर दरबार। देखिए नागौर जो दरबार है वो अकबर के समय की 1570 की एक महत्वपूर्ण घटना है। 1570 के इस नागौर दरबार में कई राजपूत रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, जिनमें बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़ आदि क्षेत्र हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है। और इसी प्रकार गुजरात के शासक थे मुजफ्फर शाह। कौन थे? मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह से भी अकबर की सेनाओं द्वारा 1571 में गुजरात को प्राप्त कर लिया गया। इस प्रकार अकबर का जो विजय अभियान है वह लगातार चल रहा था। गुजरात के साथ साथ बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। बंगाल के शासक थे दाऊद खां। ठीक है। और ये संघर्ष थोड़ा लंबा चला तो दाऊद खां से बंगाल को भी मुगलों ने प्राप्त कर लिया। और इसी समय जब ये बंगाल प्राप्त किया, लगभग उसी समय हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है। हल्दी घाटी का ये युद्ध है वो 18 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों के सेनानायक मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो मेवाड़ की सेना के साथ हुआ था। और मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप। तो ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो अकबर पूरी तरीके से नहीं जीत पाए थे, या यूँ कहीं इसमें पूरी कामयाबी मुगलों को प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि मेवाड़ पूरी तरीके से कब्जे में नहीं आ पाया और ना ही प्रताप को मारा जा सका। और इस युद्ध के बाद अपने खोए हुए प्रदेशों को मेवाड़ ने वापस प्राप्त भी धीरे धीरे कर लिया था। इस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध है वो मुगलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं हुआ, क्योंकि अकबर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। इसके अलावा हम देखें तो काबुल के थे मिर्ज़ा हाकिम, उन पर भी हमला करके काबुल को प्राप्त किया गया। यानी ये नज़दीकी क्षेत्र जहाँ पर मुगलों का अधिकार हुआ तो उनमें काबुल, जहाँ से मिर्ज़ा हाकिम को हटाकर उस पर कब्जा किया गया। काबुल के साथ साथ कश्मीर पर इस समय यूसुफ खां का शासन था और उससे कश्मीर को प्राप्त किया गया। इसके अलावा सिंध प्रांत है वो उस मिर्ज़ा जानी बेग के अधीन था और मिर्ज़ा जानी बेग से सिंध को प्राप्त किया गया। उड़ीसा का इस समय शासक है वो निसार का था, जब मुगलों ने या अकबर की सेनाओं के द्वारा उड़ीसा को प्राप्त किया गया। कंधार, ठीक है, यानी मुगल सेनाओं की अकबर के समय काफ़ी विजय हुई थी, क्योंकि शासनकाल बहुत लंबा चला था। हुसैन मिर्ज़ा कंधार के शासक थे, हुसैन मिर्ज़ा, और उनसे कंधार है उस पर विजय प्राप्त की गई थी। इसके अलावा खानदेश, ठीक है, देखिए खानदेश के शासक थे अली खां। तो खानदेश पर हमला किया गया तो अली खां ने अपनी स्वेच्छा से ही, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर ने खानदेश को प्राप्त करके उसका नाम धनदेश रख दिया था। खानदेश का नाम अकबर ने क्या रखा?
धनदेश, और ये लगभग घटना 1591 के आसपास की मानी जाती है। इस प्रकार खानदेश अकबर के अधीन आ गया। अहमदनगर, ठीक है, दक्षिण में ये क्षेत्र है अहमदनगर। वहाँ अहमदनगर पर जब आक्रमण किया गया 1600 ईस्वी के अंदर, तो वहाँ चांद बीबी के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यानी अहमदनगर का हमला मुगलों द्वारा लगभग कब का है? 1600 ईस्वी का है। और इस समय यहाँ की शासिका कौन थी? चांद बीबी, जिसके प्रबल प्रतिरोध का सामना मुगलों को करना पड़ा। ठीक है, और अब है असीरगढ़। ठीक है, देखिए असीरगढ़ है, उस पे मीरन बहादुर का शासन था। किसका शासन था? मीरन बहादुर। और ये 1601 की घटना है। असीरगढ़ का किला मुगलों ने 1601 के अंदर जीता था, और ये किससे जीता था? मीरन बहादुर से जीता था। और असीरगढ़ की विजय अकबर की अंतिम विजय थी। ठीक है, इस प्रकार मुगल शासक अकबर का विजय अभियान काफ़ी लंबा चला था। ठीक है, इन विजय अभियानों के द्वारा मुगल साम्राज्य काफ़ी दूर तक फैल गया था। लेकिन विजय अभियानों के साथ साथ अकबर के शासनकाल में अकबर को कुछ विद्रोह का भी सामना करना पड़ा था। अब ये विद्रोह कौन कौन से थे? देखिए, अकबर के शासनकाल के अंदर, ठीक है, मालवा के गवर्नर थे। ठीक है, कौन? अब्दुल्ला खां। कहाँ के गवर्नर? मालवा के गवर्नर थे अब्दुल्ला खां। तो अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में उज़्बेकों ने विद्रोह किया। उज़्बेक, देखिए उज़्बेक है वो पुराने अमीर थे। ठीक है, इन अमीरों ने मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां को नेतृत्व देकर मुगलों के खिलाफ अभियान किया या विद्रोह कर दिया था। ठीक है, इस प्रकार अकबर के समय वो विद्रोह सबसे पहला कौन सा हुआ? सबसे पहला विद्रोह हुआ था उज़्बेकों का विद्रोह। तो अकबर के समय होने वाले इस पुराने अमीरों के विद्रोह को बड़ी मुश्किल से दबाया गया था। ठीक है, इसके बाद गुजरात में विद्रोह हुआ था। ठीक है, यानी अकबर के समय होने वाले विद्रोह के अंदर कई विद्रोह हुए। तो पहले कौन सा विद्रोह था? पहले विद्रोह था उज़्बेकों का। फिर हुआ था कहाँ का? गुजरात का। गुजरात का जो विद्रोह हुआ था उसे अब्दुल रहीम ने दबाया था। तो अब्दुल रहीम ने जब विद्रोह दबाया तो अकबर ने उन्हें खान खाना की उपाधि दी। अकबर ने खान खाना की उपाधि किनको दी थी? अब्दुल रहीम। इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, यूसुफजई जाति ने जब विद्रोह किया था, उस विद्रोह को दबाने के अंदर ही बीरबल, जो कि अकबर का एक नवरत्न था, उसकी मृत्यु हुई थी। यानी किस जाति के विद्रोह को दबाते हुए बीरबल की मृत्यु हुई? यूसुफजई जाति द्वारा किए गए विद्रोह को दबाते हुए किसकी मृत्यु हुई? बीरबल। इस प्रकार मुगलों के समय या अकबर के समय उज़्बेकों का, गुजरात का, यूसुफ जाति का कई विद्रोह है वो अकबर को देखना पड़ा था। ठीक है, अब 1605 के अंदर लंबी बीमारी के बाद अकबर की मृत्यु हो गई। इस प्रकार 1556 से 1605 तक एक लंबा शासनकाल किसका चला? मुगल शासक अकबर का चला था। तो मुगल शासक अकबर है, उन्होंने क्या किया? उनका जो लंबा शासनकाल है उसके साथ साथ उन्होंने विजयों को भी बढ़ावा दिया। धार्मिक और अन्य नीतियों के अंदर भी कुछ अलग बदलाव किए थे। आगरा के अंदर एक स्थान है सिकंदरा आगरा। तो सिकंदरा आगरा के अंदर क्या है? अकबर का मकबरा बना हुआ है, और इस मकबरे के निर्माण पर बौद्ध मंदिर निर्माण का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा सिकंदरा के अंदर बना हुआ है। तो ये उसकी विजय की बात और विद्रोह की बात। अब अकबर के द्वारा किए गए धार्मिक क्षेत्र की बात करें। ठीक है, देखिए मुगल शासक अकबर है वो धार्मिक रूप से एक सही शासक था, जिसने सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया। इसी कड़ी में उसने गोवा से, देखिए गोवा है वहाँ पुर्तगाली आकर बसे हुए थे। ठीक है, तो पुर्तगाली मिशनरी को बुलाया था।
पुर्तगाली मिशनरियों को बुलाकर वहाँ से धार्मिक चर्चाएं की थी। इसके अलावा धार्मिक क्षेत्र में एक प्रमुख देन है इबादत खाना, यानी अकबर ने धार्मिक चर्चाओं के लिए एक जगह बनाई थी, वो 1575 में बनाई थी। 1575 में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किया ताकि धार्मिक चर्चाएं वहाँ पर करवाई जा सके, ठीक है। और साथ ही साथ दीन ए इलाही धर्म है वो 1581 में स्थापित किया, एक नया धर्म चलाया ताकि हिंदू मुस्लिम लोगों को एक जगह लाया जा सके या दोनों के बीच मतभेद को समाप्त किया जा सके। और दीन है इलाही का जो प्रधान पुरोहित था वो था अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल। और साथ ही साथ दीन ए इलाही धर्म में प्रवेश करने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति था, वो था बीरबल, जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल था। इसके अलावा जो ये धर्म दीन इलाही चलाया, इबादत खाने का निर्माण करवाया, धार्मिक सहिष्णुता का प्रयास किया, इनके लिए शेख मुबारक द्वारा इनाम आदिल कहा गया। क्या कहा गया? शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल या मुहज्जिद का नाम दिया है, ठीक है। इस प्रकार मुहज्जिद ये नाम दिया अकबर को। किसने दिया? शेख मुबारक ने। इसके अलावा चिश्ती संप्रदाय को अकबर के द्वारा समर्थन दिया गया। लाहौर आगरा के अंदर गिरजाघर के निर्माण की अनुमति दी गई। जैन मुनि हरि विजय सूरी, ध्यान रखे कौन है? जैन मुनि हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी गई। तो उपाधि किसने दी है? अकबर के द्वारा दी गई। तो ये सब कार्य क्या कर रहे हैं? धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हैं। 1583 के अंदर उन्होंने एक नया संवत चलाया। कब? 1500 संवत के अंदर, और ये था इलाही संवत। किसके द्वारा चलाया गया इलाही संवत? अकबर के द्वारा नया संवत या नया कैलेंडर 1583 के अंदर जारी किया गया। तो ये नीतियां थी अकबर की धार्मिक क्षेत्र के अंदर सहिष्णुता को प्राप्त करने के लिए। अब देखिए अकबर की राजपूत नीति की बात करें। किस नीति की? राजपूत नीति की। देखिए अकबर ने राजपूतों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए वैवाहिक नीति का सहारा लिया और साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन का भी सहारा लिया था, ठीक है। यानी वैवाहिक नीति और शक्ति प्रदर्शन दोनों का सहारा राजपूतों से संबंध स्थापित करने के लिए था। भारमल, ठीक है। देखिए मुगलों से सबसे पहले संधि करने वाला राजपूत शासक कौन था? तो वो था आमेर के कछवाहा शासक भारमल थे, जिन्होंने सबसे पहले अकबर के साथ संधि स्थापित किया, मित्रता स्थापित की, वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया। इसके साथ साथ भारमल के बाद उसी के परिवार के भगवान दास और मान सिंह, ठीक है, ये मुगलों में उच्च मनसब प्राप्त करने में कामयाब हुए थे, या मुगलों के उच्च मनसब इन्होंने प्राप्त किए थे। तो ये किस रियासत से संबंधित थे? या आमेर के कछवा रियासत से संबंधित हुए। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि के क्षेत्रों ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। हालांकि नाम के लिए अधीनता में रहे, लेकिन वैसे अपना स्वतंत्र काम चलाते रहे। इसके अलावा 1564 के अंदर धार्मिक भेदभाव मिटाने के लिए मुगल शासक अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। यानी अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त किया गया। कब? 1564 के अंदर। बहुत ही बढ़िया बात है, यानी धार्मिक सहिष्णुता लाने का एक प्रयास। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, जो कि मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर बना हुआ है। ये जो बुलंद दरवाज़ा है वो अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मनाया गया था। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। इसी फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था। तो ये जो राजधानी है वो कब से कब तक रही? यानी 1569 से 1584 तक फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी रही थी।
इस प्रकार ये अकबर के जीवन काल से जुड़ी हुई कुछ विशेष घटनाएं हैं। धन्यवाद।